नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हम रोजाना ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे, यानी कि आम जनता से। आज हमारा जो मुद्दा है वो है बाबा के बैड टच का। बाबा का बैड टच, आश्रम वाला सच। दिल्ली शिक्षा का बड़ा केंद्र, मैनेजमेंट पढ़ाने वाले संस्थान यहां पर हैं और उन्हीं दीवारों के भीतर छिपा हुआ था एक काला सच। वो शख्स जो खुद को स्वामी कहता था, धर्म का चोला पहनकर ज्ञान का प्रवचन देता था, और वही निकल पड़ा दरिंदों का सरगना। नाम है चैत्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी। 17 छात्राओं ने, समझिए 17 छात्राओं ने इस बाबा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और अश्लील हरकतों के गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी वो जो गुरु कहलाता था वही बन बैठा शिक्षा जगत का कलंक। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं ने चैत्यानंद का गंदा चेहरा बेनकाब किया है। ये छात्राएं EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM का कोर्स यहां पर कर रही थी। आरोप यह है कि चैत्यानंद उन्हें बार बार गंदी बातें करता, अश्लील मैसेजेस भेजा करता था और जबरन छूने की कोशिश करता था। शुरुआत में तो ये छात्राएं चुप रहीं, खामोश रहीं, क्योंकि वो डरती थी, क्योंकि ये बाबा बार बार उन छात्राओं के रिजल्ट्स, मार्कशीट बिगाड़ने तक की धमकी देता रहा, डराता रहा। लेकिन जब हद पार हो गई तब इन छात्राओं ने, इन पीड़ितों ने आवाज उठाई और उसके बाद सामने आया ये डर्टी गेम। एक ऐसे स्वामी का जिसने गुरु शिष्य परंपरा को तार तार कर रख दिया। 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में चैत्यानंद के खिलाफ FIR दर्ज हुई। FIR के बाद भी ये फरार बाबा पुलिस की पकड़ से बाहर है। दिल्ली पुलिस ने जांच में उसकी लोकेशन आगरा तक ट्रेस की। संस्थान के बेसमेंट से लेकर उसकी लग्जरी वॉल्वो गाड़ियां भी बरामद की गई। 9 अगस्त को संस्थान ने उस प्रमुख पद से हटाकर उसे निष्कासित भी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बाबा भाग क्यों रहा है? अगर ये निर्दोष होता तो सामने जरूर आता। समझिए, ये पहला मौका नहीं है, ये पहला आरोप नहीं है। इसी बाबा पर साल 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला पहले ही दर्ज हुआ। साल 2016 में वसंत कुंज की एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यानी कि इतिहास भी काला और वर्तमान भी काला। फिर भी सवाल ये उठता है कि इतने केसेस के बावजूद आखिर ये बाबा संस्थान का प्रमुख कैसे बना रहा? किसका संरक्षण था? कौन थे वो लोग जिन्होंने सच्चाई जानते हुए भी आंखें मूंद रखी थी? सोचिए जरा, जिन लड़कियों ने मेहनत करके EWS स्कॉलरशिप हासिल की, विषम परिस्थितियों से लड़कर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, जिनके बहुत सपने थे, जिनके सपने थे ऊंचाई छूने के, आसमान में उड़ान भरने के, उनके साथ में क्या हुआ? क्या खेल खेला इस बाबा ने? गुरु का रूप धरकर हवस की आग बुझाना, ज्ञान की जगह गंदगी परोसना और विश्वास को तो तोड़ ही देना। छात्राओं ने साफ कहा कि हमने यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश की, हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए थे, लेकिन हमारे साथ में हुआ यौन शोषण। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा जगत पर एक तरह से धब्बा है। सवाल यही कि क्या यही है आदर्श स्वामी? क्या यही है शिक्षक का धर्म? जब धर्म और शिक्षा का चोला पहनकर लोग गंदगी फैलाएंगे तो समाज आखिर भरोसा किस पर करेगा? कानून कहता है कि पॉक्सो एक्ट नाबालिगों की सुरक्षा के लिए है, IPC की धाराएं महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए है। लेकिन सवाल यह भी कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद चैत्यानंद आज भी फरार है। कैसे? कानून के शिकंजे से बचकर ये कब तक भागेगा? ये कहानी सिर्फ चैत्यानंद की नहीं है, ये कहानी हर उस नकली बाबा की और नकली गुरु की है जो धर्म शिक्षा के नाम पर अपने गंदे खेल खेलता है। छात्राओं की आवाज की बात की जाए तो छात्राओं की आवाज ने इस डर्टी गेम को सामने लाकर रख दिया। अब समझिए आखिर ये फर्जी बाबा कैसे सामने आया, इस पूरी टाइमलाइन को आपको समझना होगा। ये मैं आपको जरा बताती हूँ। दरअसल 23 जुलाई 2025 को चैत्यानंद के खिलाफ पहली FIR दर्ज हुई। पीठ ने चैत्यानंद के खिलाफ FIR दर्ज की। छात्राओं ने शिकायत की, छात्राओं की शिकायत पर उसके बाद में यह FIR दर्ज हुई। चैत्यानंद का पावर ऑफ अटॉर्नी जो था उसे रद्द कर दिया गया।
11 सदस्यीय नई गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की एक तरह से जांच करती रही। उसके बाद में बारी आती है 1 अगस्त 2025 की, जब एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में शिकायत की गई और उसकी शिकायत के बाद में पीठम के ईमेल से ये शिकायत की गई थी जिसमें छात्राओं की शिकायतें बताई गई, चेतन्यानंद पर मनमानी करने के आरोप इस दौरान बताए गए, लड़कियों को देर रात बुलाने का इल्जाम भी इस दौरान पीड़ितों की तरफ से बताया गया और यह भी बताया गया कि कैसे ये बाबा इन मासूम बच्चियों को देर रात व्हाट्सएप पर मैसेजेस करता है, अश्लील बातें करता है और उनसे असभ्य तरह से बर्ताव करता है, यह भी इसमें जिक्र किया गया। उसके अगले दिन 2 अगस्त को वायुसेना मुख्यालय को पीठम का जवाब आया कि आरोपी चेतन्यानंद पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और यह भी बताया कि जो एफआईआर है वो एफआईआर नंबर भी बताया कि 320/2025 ये जो पूरी एफआईआर नंबर था, एक तरह से ये जानकारी दी गई। अब आप समझिए कि उसके बाद में 4 और 5 अगस्त को बाकायदा पीठम ने पुलिस को एक और शिकायत लिखी और छात्राओं से उत्पीड़न ज्यादती के बाकायदा सबूत मांगे। ये पीठम की तरफ से बात कही गई। 300 से ज्यादा पन्ने में पीठम ने सबूत मांगे थे। अब पुलिस ने छात्राओं के बयान पर एक और नई एफआईआर दर्ज की। आप ये समझिए छात्राएं लगातार अपनी लड़ाई लड़ती रही। अब आप इस बात को यूं समझिए कि बाकायदा पहले तो यही पीठ जिसके पास में लगातार ये शिकायतें मिलती रहीं, बार बार यहाँ पर जो पूरी जो छात्राएं थी वो लगातार शिकायत करती रही। पहले उन्होंने इस पीठम में शिकायत की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका कोई असर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने पुलिस की शरण ली। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद में पीठम ने भी एक तरह से पुलिस से जांच की बात कही थी कि आप जरा बताइए कि किस आधार पर इन छात्राओं ने शिकायत की है। लेकिन कुल मिलाकर ये कि छात्राओं के साथ में बर्बरता या जिस तरह से बदसलूकी की गई उससे एक बार फिर से गुरु शिष्य परंपरा पर सवाल खड़े होते हैं और इस तरह से ढोंगी बाबाओं पर। लोगों का क्या कहना है इस विषय पर, वो भी सुनिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म की छवि धूमिल होती है, हमारे युवा वर्ग निरुत्साहित होते हैं। ये जो स्वामी चेतनानंद जी के बारे में मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा, मैसेज पढ़ा, वहाँ की छात्राओं ने, वहाँ की बेटियों ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने बाबा ने बदसलूकी की, ये उन्होंने अपनी गेरुए कपड़े के साथ बदतमीजी की, सनातन धर्म के साथ की, लेकिन इसके साथ एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल को कोई किसी बाबा को बदनाम करने के लिए साजिश ना हो, इस बात की भी पूर्णतः एजेंसी को जांच करनी चाहिए। और अगर बाबा ने ऐसा किया है तो दिल्ली पुलिस के जज साहिबान से मेरी प्रार्थना है कि जितनी सख्त सज़ा उनके लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उन्होंने बेटी के साथ तो बदतमीजी की, सनातन धर्म भी धूमिल हुआ और समाज भी लज्जित हुआ। देखिए, ऐसे ही बाबा जो हैं ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है जी। इन्हीं की वजह से, ऐसे बाबाओं की वजह से हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है उसकी छवि बदनाम हो रही है। ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एक सीख मिले कि आगे ऐसे कोई कुछ करे ना। देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ गिने चुने बाबा हैं जिनके वजह से हमारे धर्म के ऊपर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे बाबाओं पे तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बाबा हैं कि जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ऐसे पाखंड कर रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि इन बाबाओं पे कार्रवाई की जाए और एक बहुत अच्छा एक जो कहते हैं कार्रवाई करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अच्छा आना चाहिए कि लोग समझ सकें कि इन कुछ बाबाओं की वजह से धर्म खराब हो रहा है और इनको जेल में डाला जाए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी ये बाबा जिस भी उसके हों, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को माँ बाप तो अपने पढ़ने लिखने भेजते हैं, इसलिए थोड़ी ना भेजते कोई उनका फ़ायदा उठा सके। इसलिए उनको सज़ा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वो किस धर्म के, जिस धर्म के भी हो, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी इस विषय पर। फर्जी बाबाओं के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी, बड़े सवाल इसके बाद में ये जरूर खड़े हो जाते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर प्राइवेट कॉलेज में एंटी हैरेसमेंट कमेटी क्या सिर्फ नाम की ही नजर आती है। सवाल ये भी बार बार खड़े होते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में आखिर क्यों हम आज भी नाकाम हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो जुड़ रहा है, आइए आपको सबसे पहले उनसे मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्म गुरु
डॉक्टर करिश्मा कौशिक इस समय मेरे साथ में जुड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आचार्य अजय गौतम हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रत्ना शुक्ला जी इस समय मेरे साथ में जुड़ रही हैं, जो कि नीति और संचार सलाहकार हैं। महिला कार्यकर्ता माया सिंह जी भी इस समय मेरे साथ में जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय गौतम जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। जरा समझाइए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बाबा कोई शब्द किसी नाम के आगे अगर जुड़ जाता है तो उसमें एक अलग धार्मिक भावना भी लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जिस तरह से फर्जी बाबा कहें या ये कहा जाए कि बाबा बनने की आड़ में ये घिनौना काम किया गया दिल्ली में, आखिर इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी एक साजिश की बू आती है। कारण क्या है? अगर किसी को भी खत्म करना है तो उसके चरित्र को खत्म कर दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप खत्म हो जाता है। और इसका मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण देता हूं कि कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस तकलीफ और दुविधाओं से मैं पिछले 1 वर्ष से निकला हूं, अपना अनुभव बता सकता हूँ। नैना यादव जी, टीवी पर आने वाले एक गुरु और एक टीवी पर आने वाली एक साध्वी ने 20 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मेरे से मांगी। रिकॉर्डेड बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। मेरे ना देने पर 10 साल बाद रेप का एक झूठा केस में, इसका खुलासा करने में मुझे बिल्कुल भी कोई शंका नहीं, लेश मात्र भी वो नहीं है। मेरे खिलाफ 10 साल बाद झांसी की एक जिला अदालत में एक रेप का केस दर्ज करा दिया गया। 10 साल आफ्टर डिलेइंग ऑफ 10 years। तो जिस चीज, जब मैं ये मानता हूँ, मेरे ऐसे व्यक्ति जिसको जो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करता है, जिसने 20-30 PILs लड़ी है, जिसने राष्ट्रीय मुद्दों पर जिसकी भूमिका रही है, अगर वो इस साजिश का शिकार हो सकता है तो मैं ये क्यों ना मानूं कि जो महाराज जी इनके साथ इस तरीके का शिकार हुए हों, या इनको गद्दी से हटाने के लिए जो आश्रम वालों ने इस तरीके का षड्यंत्र किया हो, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत कहना, किसी पर भी आरोप लगा देना बहुत आसान है। ये हमारे समाज के अंदर है कि भाई तो महिला की अजय इज्जत गौतम है, जी, आखिर जो पीड़ित पुरुष छात्राएं रही हैं, तो आखिर उनके साथ में जो हुआ वो उसके क्या सबूत यूं ही पेश करती रहेंगी? हम सभी जानते हैं कि लंबी प्रक्रिया होती है। नहीं, मैं ठीक है, मैं अभी नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेड चीज बता रहा हूँ। आप सुनी हुई चीज बता रही है, मैं डॉक्यूमेंटेड चीज बता रहा हूँ। 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई मेरे से, नहीं देने पे 10 साल बाद कोई रेप का मुकदमा लिखवा दिया, सिर्फ इसलिए 20 लाख रुपए नहीं दी। और दोनों लोग टीवी पर आते हैं, नाम बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या कर लोगे बोलिए आप? जब मैं आपको बता रहा हूँ समाज में ये हनी ट्रैप, समाज में एक्सटॉर्शन, और अभी तो यूपी पुलिस का और कोर्ट का ये मानना है कि ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो पैसा नहीं देने पर आपके खिलाफ हर तरीके के मुकदमे दर्ज कराता है। और सबसे आसान है, किसी भी पुरुष को खत्म करना है, किसी भी साधु, किसी संत को खत्म करना है, तो उसके खिलाफ इस तरीके का आरोप लगा दीजिए, वो या तो जेल में मरेगा या सुसाइड कर लेगा शर्म के मारे। इट्स अ मैन हंटिंग इन सोसाइटी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, तो क्या इन्हें हम अभी आप इनको क्लीन चिट दे रहे हैं, या फिर अभी आपको लग रहा है कि इनके साथ में इसी तरह से इनके खिलाफ फर्जी शिकायत की गई है? मैं संजीव कौशिक भाई यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो जानते हैं आश्रमों की व्यवस्थाएं कैसी होती है। जब किसी आश्रम में कोई आंतरिक संतुलन खराब हो जाता है तो सबसे आसान यही होता है, उस पर कोई ना कोई ऐसा एलिगेशन लगाओ और उसको मैं मत से माया सिंह बाहर जी को इसमें लेकर आना चाह रही हूँ। माया सिंह जी, आखिर जो अभी अजय गौतम जी कह रहे हैं, महिलाओं की, लड़कियों की तरफ से शिकायत की गई जो EWS कोटे से आती हैं स्कॉलरशिप के तहत अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन जिस तरह से अभी अजय गौतम जी ने एक पक्ष रखा कि हो सकता है कि उन्हें गद्दी से हटाने के लिए ये आरोप लगाए गए हो। माया जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी की बात से पूर्णतया सहमत भी हूँ, और असहमत इसलिए हूँ कि गौतम जी का व्यक्तिगत अनुभव है और वो काफी बुरा भी है। लेकिन चूंकि बच्चियों का मसला है, और आप समझिए इसमें एक इन्वॉल्वमेंट, एक शायद महिला का भी नाम आ रहा है जो इस तरह के इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करती थी। आप ये समझिए कि आप ये कहना चाहते हैं, अगर व्यक्ति विशेष है, मैं कहती हूँ अगर उन्होंने भगवा भी नहीं पहना तो एक साधारण इंसान है,
और एक हार्मोनल गतिविधि सभी के अंदर होती है। अगर उनकी अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है तो ये उनकी इस प्रॉब्लम है। तो उनको ये भगवा का जो आडंबर ओढ़ा हुआ उसको छोड़ के रह देना चाहिए, संत समाज को छोड़ देना चाहिए, सनातन धर्म को ना बदनाम करे। तो आप जाइए सांसारिक उसमें प्रवेश कीजिए और वहां कुछ भी कीजिए, लेकिन जिस तरह से भगवा का धारण करके और भगवा को बदनाम करते हैं, तो मैं साजिश तो नहीं मानती, लेकिन मैं कहती हूँ कि भगवा का एक वो चोला ओढ़ के जिस तरह को अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि हम भगवा पहने व्यक्ति को बड़ी श्रद्धा की नजर से देखते हैं। नैना जी क्या देखिए, और ऑटोमेटिकली हमारी सनातन धर्म में जो श्रद्धा है वो उनके प्रति भी दिखती है। लेकिन देखिए, अगर ये पहला केस नहीं है, हम बहुत सालों से डिबेट कर रहे हैं नैना जी। आशाराम बापू जी हैं, राम रहीम है, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो चले गए, फरार हो गए, दिल्ली के ही थे शनि महाराज, आज उनके कहीं अते पते नहीं है, लेकिन वो सत्य तो सत्य हुआ। ऐसा नहीं है कि लोग, गौतम जी की बात से मैं सहमत हूँ, गौतम जी ने झेला तो वो अपनी पीड़ा कह रहे हैं, लेकिन हर केस में ऐसा हो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि जिस तरह की चीजें आई, देखो पहली बात इसमें एक शब्द था ईडब्ल्यूएस कोटा, इनके हिसाब से ये महिला एक उससे आती है, इनको लगता होगा ये दब के शोषण होकर मुंह नहीं खोलेंगी, जबान नहीं खोलेंगी, तो आप इनको शोषित करते रहिए, क्योंकि उस तरह के समाज से निकल कर आई है, गरीब पिछड़े वर्ग से। लेकिन जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया तो इनमें यूनिटी बना के अपने आप को इन्होंने लिया, प्रोटेक्शन मांगी, तो इसमें क्या गलत है? अगर वो सबूत भी दे रही है तो उनकी भी समीक्षा की जाए। बगैर सबूत के तो कोई बात नहीं कर रही है, सबूतों के आधार पर और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जैसा भी मैंने पूरी एक टाइमलाइन बताई है, कोई पहला ऐसा मौका नहीं है, 2009 हो 2016 हो, लगातार इस तरह की शिकायतें होती रही हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आसपास के जो लोग हैं वो भी कई बार ऐसी शिकायतें करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर उस पहलू को जरूर ध्यान में रखा जा रहा है। मैं जल्दी से रत्ना जी का ही रुख करना चाह रही हूँ। रत्ना शुक्ला जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि जब भी इस तरह से, खासतौर से अभी भी हम देखते हैं पिछड़े इलाकों में लोग अभी भी ऐसे आश्रम या फिर ऐसे जगहों पर जरूर प्राथमिकता देते हैं जहां पर उनको ये भाव आता है कि भाई मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा है तो वो सुरक्षित होगी, लेकिन उनका भरोसा तब जरूर टूट जाता है। चाहे बात अभी जैसे उदाहरण दिए हैं आसाराम बापू या फिर शनिधाम या ऐसे, मुझे लग रहा है नाम नहीं भी लें तो भी बहुत इसी लंबी फहरिस्त निकलकर सामने आ जाती है। क्या उनको लेकर कोई नीतियां नहीं होती, इंस्पेक्शन को लेकर, जांच को लेकर, कि समय समय पर ऐसी कोई जांच हो वहां पे जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई इसमें कोताही तो नहीं बरती जा रही? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसे सनातन उससे जुड़े हुए ऐसा नहीं है। तकरीबन सभी धर्मों के जितनी भी जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें इस मामले सामने आए हैं। तो होता ये कि जब भी कोई व्यक्ति संत, गुरु या फिर किसी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है तो अनुयायियों की अपेक्षा उनसे बढ़ जाती है और उनका विश्वास उनके ऊपर अटूट हो जाता है। और ऐसे में लोग अपने बच्चों को भी ऐसे संस्थानों में पढ़ने भेजते हैं, लेकिन यहीं से कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं वो विश्वास, उनके विश्वास को तोड़ते हैं, उनके विश्वास का फायदा उठाते हैं। अब यहाँ देखना ये होगा कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान अपने निदेशक को या अपने जो भी उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी को इतनी शक्तियां दे देता है कि वो उन बच्चों के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, उनके साथ तरह की जो है वो मॉलेस्टेशन की केसेस भी कर सकता है। तो ऐसे में क्या उनको इतनी शक्तियां दी जाए, तो किस तरह छात्र छात्राएं उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए ताकि उनके परिणामों के साथ, उनके मार्क्स के साथ, उनके रिजल्ट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जा सके। तो दबाव होते हैं जिनके कारण जो है वो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है या उनकी ब्लैकमेलिंग होती रहती है। तो इसमें बाहरी निगरानी रखना बहुत जरूरी है, बाहरी संस्थाओं की निगरानी जरूरी है ताकि ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं की निगरानी, बाहर से निरीक्षण निगरानी दोनों ही बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से रत्ना जी हम पिछले कुछ वक्त से देखते रहे हैं, एक अलग भूमिका, एक अलग पैटर्न जो है वो बनता हुआ जरूर नजर आता है। संजीव कौशिक जी, आप भी जरा इस पर विचार रखिएगा, क्योंकि बार बार कहा जाता है खासतौर से महिला सुरक्षा हमेशा से प्राथमिकता और बहुत सेंसिटिव होता है। पहला ऐसा मौका नहीं है, कई बार कई बेटियां, कई लड़कियां ऐसी ही मामलों का शिकार होती चली जाती हैं, कई बार अपनी वो बात रखती हैं और कई हो सकता है ऐसी जो अभी तक बात उनकी सामने आई भी नहीं हो। लेकिन चैत्यानंद महाराज जैसे ये जो बाबा हैं, इनके जैसे कई और लोग होंगे, जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए वही बात कि इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग पावर नहीं होती? देखिए नैना, अपने आप को दयानंद
सरस्वती का वरिष्ठ चेला बताने वाला, ये शिष्य बताने वाले ये चेतनानंद के कारनामे हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। बात को थोड़ा सा पीछे से आप समझेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। 90 के दशक में भारतीय राजनीति में अलग अलग राजनीति, खास करके उत्तर भारत के राजनेताओं को या राजनीतिक दलों को लगा कि राजनीति में अपराधियों का कैसे उपयोग किया जाए। वो बड़े बड़े अपराधियों को अपने बूथ पर या अपने आप को जिताने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद में उन अपराधियों को लगा कि हम आपको जिता सकते हैं तो खुद कैसे नहीं जीत सकते हैं। उसके बाद में खुद चुनाव लड़ने लगे और जीत के आए भी, सदन में भी आए। आने वाले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि इसी तरह से इन धार्मिक गुरुओं का भी राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बड़े कद्दावर है। आप 2009 की बात कर रही हैं, उससे पहले 2006 में भी इनके ऊपर कंप्लेन हुआ था, शिकायत की गई थी। 16 में। अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा धार्मिक संत जो इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में इतने बड़े ओहदे पे है, कोई तो होगा जो इसको बचा रहा होगा, किसी के सानिध्य में तो होगा ये। तो वो कौन लोग थे जो इसको बचा रहे थे? फिर लोगों की छत्र छाया में ये आदमी बैठा हुआ था और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति का एक वरदान प्राप्त था। कहने में कोई बुराई नहीं है कि हर संत पीला या गेरुआ धारण करने वाला संत नहीं होता और सफेद वाला महात्मा नहीं होता, उसके अंदर भेड़िया भी छुपा होता है। हमने विगत कुछ वर्षों में देखे हैं बड़े बड़े तरह के बाबा जिनके सामने लोग लाइन, और बड़े बड़े राजनीतिक हमारे जो हमारे गुरु तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको आदर करने वाले लोग जाकर के उनके सामने में सर झुकाते हुए हमने देखा था। वैसे बाबाओं को जेल में आज भी चक्की काटते हुए। लेकिन संजीव जी, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है ना। वही आपने बात कही कि ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब उन लड़कियों की बात तक किसी ने नहीं सुनी, उसके बाद में जाकर आखिरकार उन्हें एफआईआर दर्ज करानी पड़ी इतने वर्षों के बाद में। अब जैसा कि गौतम जी ने अभी कहा, उनका व्यक्तिगत निश्चित तौर पे अनुभव अच्छा नहीं है और होता है, समाज में ऐसा भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। गलत तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच बात यह है कि ईडब्ल्यूएस की छात्राएं जो जिसमें आर्थिक रूप से असमानता के आधार पर उनके साथ इस तरह से यदि व्यवहार किया जाए, 17 से ज्यादा बच्चियां हैं जो कमजोर वर्ग से आती हैं, और एक नहीं, यदि एक ने अब आरोप लगाया होता और उस पर जांच होती। ये तो लंबी फेहरिस्त है, लंबे समय से, लंबे कालखंड से ये देख रहे हैं कि लगातार उनके ऊपर कंप्लेन होता चला आ रहा है। और ये तो थोक भाव में अभी बच्चियां निकल करके अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात रख रही है और तब ये बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पे मेरा मानना यह है कि संस्थान तो अपने तरीके से कार्रवाई कर ही रहा है। संस्थान ने निकाल दिया, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, वो फरार है। अभी आगरा का उनका लोकेशन बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं पे है। तो ये सारी छुपेंगे तो नहीं, पकड़े जाएंगे वो, लेकिन निश्चित तौर पे किसी न किसी का वरदहस्त प्राप्त होगा। अब किसका है ये आने वाले दिनों में दिखेगा, उनको बचाने वाले भी लोग आएंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि ऐसे संस्थान में, ऐसे जगह पर यदि इस तरह के बाबा होंगे, बाबा तो है ही नहीं, वो पहली बात तो बाबा है ही नहीं। और बड़ी हैरानी होती है जैसे जैसे हम इनके बारे में चीजें पढ़ रहे हैं, इस आश्रम के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं, ये एक अलग अपना तरह का ये कहा जाए लोगों के लिए एक बड़ी रहस्य, बड़ी मिस्ट्री हो गई कि पहले अलग देश के अलग अलग कोनों से, उड़ीसा जैसे या फिर और कई पिछड़े इलाकों से बच्चियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाते, लालच देते, और उसके बाद में बाकायदा कहा यह भी गया कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए गए वो भी एक तरह से उन बच्चियों की निजता का उल्लंघन भी होता रहा। कई बार ये भी शिकायतें की गई, बाकायदा ये भी कहा गया कि उन बच्चियों को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके बाबा अपने साथ में पर्सनल रूम में बुलाता था और वो उनके साथ में अश्लील हरकतें करता था। लेकिन करिश्मा, ये तो यही कहा गया कि भाई पढ़ाई के आड़ में शिक्षा का अड्डा बनाते बनाते आखिर ये किस चीज का अड्डा बना बैठे ये बाबा, और उनके खिलाफ क्या जांच नहीं हुई? जो शिकायतें की गई, क्या उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या फिर जानबूझ के ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल, बड़ा एक रैकेट चल रहा है? देखिए, इसका जो मैं उत्तर देना चाहूंगी, मैं यही कहूंगी कि इसका बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। कार्रवाई अभी जारी है और कार्रवाई और भी ज्यादा होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, इसके साथ और भी कई मिले हुए हैं। अभी मैं रिपोर्ट ही चेक कर रही थी तो रिपोर्ट में ये भी है कि वार्डन जो थी, जो हॉस्टल में लड़कियों को देखती थी, वो लड़कियों को प्रेशराइज करती थी ये काम करने के लिए। तो एक इंसान केवल जो है इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा एक रैकेट है।
हर एक व्यक्ति पे कार्रवाई करनी चाहिए और साथ साथ सबको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, पिछले 9 वर्षों से यानी कि 2016 में भी आरोप लगा था, बार बार एक इंसान पे आरोप लग रहे हैं और बार बार कोई उसको बचा रहा है, तो इसका मतलब वो अकेला तो नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी एक पावर हो सकती है जो उसको बचा रही है। और 1 2 3 4 5 लड़कियां नहीं, 17 लड़कियों की कंप्लेंट दर्ज है। अब 17 लड़कियां तो झूठ नहीं बोल रही हो सकती, और खास तौर से वो लड़कियां जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, ईडब्ल्यूएस की लड़कियां। क्यों ये चीजें होती हैं कि भगवा धारण करके ये काम किए जाते हैं, इसीलिए सनातन बदनाम हो रहा है। भगवाधारी जो है वो बदनाम हो रहे हैं, भगवा की आड़ में लोग कुकर्म कर रहे हैं। इसीलिए यही बात है कि कलयुग में आज की डेट में सनातन को या भगवा को भी लोग इतना महत्व नहीं देते। तो ये चीज मैं कहूंगी कि कानूनी कार्यवाही अभी और होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है बेल मिलनी चाहिए या एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, मगर सजा अभी तो फरार है बाबा, बात तो ये है बाबा भी फरार है। वही मैं कह रही हूँ, फरार है, मगर अरेस्ट होना चाहिए और बेल नहीं मिलनी चाहिए अगर अभी नहीं अरेस्ट हुए तो। हालांकि वही बात है कि जब इतनी बार शिकायतें की गई, शिकायत होने के बाद में तब तो कार्रवाई हुई नहीं, आखिर कब गिरफ्तारी होगी, किस तरह का प्रेशर है, कौन लोग संलिप्त हैं, अभी तो ये सब जांच का विषय है। मेरे साथ में दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। शांतिलाल जी इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं। शांतिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। मैडम, संतों का नाम बदनाम हो रहा है। संत कभी अपने जीवन में कभी कोठियां नहीं बनाई, ना कोई आश्रम बनाए। वो तो जहाँ भी पीपल के पेड़ के नीचे अपना जीवन बिता देते थे और लोगों को ज्ञान से सरोवर कर देते, क्योंकि संत हमारी परंपरा रही। आज ये कालनेमी संत हमारे संत समाज को बदनाम कर रहे हैं। इनके ऊपर जैसे उत्तराखंड में भीख मांगने वाले जो संतों को पकड़ पकड़ के इंक्वायरी चलाई थी हाई लेवल पे, ऐसे ही ये जो बड़े बड़े संत है इनके ऊपर भी इंक्वायरी चलानी चाहिए, कालनेमी संतों के ऊपर। तभी हमारी देश की संस्कृति टिकी रहेंगी, नहीं तो बदनामी होते होते कल विश्वास उठ जाएगा संतों के ऊपर से। यही गंभीर बात आप कह रहे हैं। शांतिलाल जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लोगों का भरोसा जो है वो पिछले कुछ वक्त से लगातार आ रही ऐसी घटनाओं के बाद में टूटने लगा है। शक की, शंका की नजर से लोग देखने लगे हैं, और अब लोग जो हम जिस हिंदू संस्कृति परंपरा की बात करते रहे हैं, अब लोग उससे थोड़ा डर कर दूर जाने लगे हैं, जो वाकई में अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। इस गंभीर विषय पर लगातार चर्चा जारी है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ में बने हुए हैं। आखिर शिक्षा की आड़ में किस तरह से अश्लील कांडों का अड्डा बना दिया एक बाबा जिनका नाम है चैत्यानंद बाबा, और उसके खिलाफ अब 17 छात्राओं ने शिकायत की है। लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमानों का पैनल, डॉक्टर करिश्मा कौशिक, हिंदू धर्म गुरु, संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य अजय गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु रत्न शुक्ला जी नीति संचार सलाहकार हैं, माया सिंह जी महिला कार्यकर्ता मेरे साथ में मौजूद हैं। अजय गौतम जी, अब वही हमारे साथ में जो एक दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा जब जैसे ही इस तरह के बाबाओं पर या फिर आश्रमों पर इस तरह से आरोप लगता है तो लोगों का भरोसा टूटता है। एक बात तो यही कि भरोसा पिछले कुछ वक्त से हो रही तमाम घटनाएं जो हैं वो लोगों पर एक बार कहीं ना कहीं उनका मनोबल जरूर तोड़ती है। दूसरी बात ये कि जब ऐसे पूरे आश्रम संचालित होते हैं, यहाँ पर लड़कियां बार बार ये शिकायत करती रही कि उन्होंने कई बार वहां के मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट खुद उसका साथी था। इतने सालों से अगर शिकायत होती रही लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर आती है यहाँ पर। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, महिला उन्होंने चलो कोर्ट में शिकायत करी, अपने माँ बाप से शिकायत करती, माँ बाप पुलिस में शिकायत करते, 9 साल वेट करने की आवश्यकता क्यों थी नैना जी? पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीजें हैं, सबको आज की तारीख में अपने कानून, अपने अधिकार पता है। इतने आज कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, आज 10वीं 11वीं का भी सबको पता है। उसमें दुनिया भर की शंका नजर क्यों आती है, शक व शुबा क्यों आपके मन में? मैं बताऊं, देखिए नैना जी, मैंने दिल्ली के निर्भया केस जब हुआ था, मैं इसलिए आप ऐसा मत समझिए मेरी बात को लाइटर, दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में उसमें जो पिटीशन थी उसमें मैं पिटिशनर था। दिल्ली के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेके वनरेबल एरियाज में जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने बहुत काम किया, मुझे मालूम है ना। और आप गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा सीसीटीवी कैमरे लगवाने में थानों में या वनरेबल एरियाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी भी थोड़ी बहुत भूमिका रही है। बिल्कुल है, लेकिन जब
मेरे जैसे व्यक्ति के साथ इस कानून का दुरुपयोग एक्सटॉर्शन के लिए किया जा सकता है, तो मैं किस नजरिए से मान लूं कि हाँ भाई, जब मेरे साथ इस तरीके का षड्यंत्र हो सकता है तो इनके साथ नहीं हुआ। लोग जेलों में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लोग लाइव वीडियो बनाते हैं। गौतम जी, आपके साथ भी कुछ, आपके साथ जो हुआ वो वाकई में वाकई में गलत है। मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे तो उन पीड़ित बच्चियों के साथ में आप अन्याय कर दे रहे हैं ना, आप ऐसे उन पीड़ित बच्चियों के साथ में अन्याय कर दे रहे हैं। नैना जी, बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं 10 सेकंड आपके और ले लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। कि पिछले दिनों में कितने लोगों ने लाइव स्ट्रीम पर आकर सुसाइड किया ना किया, कि देखिए मैं थक गया इस कानून के दुरुपयोग से लड़ते लड़ते। इस महिला ने दहेज का कानून लगा के, इस महिला ने एक्सटॉर्ट उसका कानून लगा के मेरे को झूठा फंसाया। मेरे में हिम्मत नहीं है सिस्टम से लड़ने की। लोग लाइव में आकर फेसबुक पे आके सुसाइड कमिट किया। जांच कैसे होगी फिर निष्पक्ष? सोचिए अगर बाबा गलत नहीं था तो आपको नहीं लगता कि बाबा को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी? फरार होने का क्या मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए क्या है वो, तो चलिए वो बाबा आ भी जाएंगे, डॉक्टर करिश्मा कौशिक, उनको मैं तो कहता खुद उन्हें अपने हाथ से फांसी पे लटका दे। लेकिन अगर बाबा सही साबित हुआ और उसके पीछे षड्यंत्र हुआ, कौन जिम्मेदार होगा? आप मुझे बताइए, जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने, आज वो हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं? ये माननीय न्यायालयों की टिप्पणी है या नहीं है, बता दीजिए। संजीव जी, गौतम जी कानून के पेचीदगियों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पता नहीं क्यों बाबा को बचाने के उद्देश्य से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो गौतम जी, एक अकेला मामला नहीं है, कई लड़कियों ने, एक ने नहीं कई लड़कियों ने लगातार आवाज उठाई है इस चीज को। आप और एक बार नहीं कई बार लगाई है। और लगातार ये सीरियल 6, 9, 16, आज की बात 17 लड़कियां, गरीब लड़कियां, कमजोर लड़कियां जो आवाज नहीं उठा पाती हैं, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से EWS की सर्टिफिकेट के आधार पर उनको शिक्षा मिल रही है, वो लड़कियां, उनकी बात हो रही है। आप ठीक है, भगवान करे कि वो बेदाग है तो बेदाग निकल जाए, मेरा कोई वैमनस्यता का भाव उनके साथ नहीं है। लेकिन जो सिस्टम जो चेन दिखा रहा है, जो एविडेंस दिख रहा है, जिस तरह से निश्चित के घेरे में आ रहे हैं, मेरी मंशा है उनको फांसी पर लटकाने की, न किसी और की मंशा है, और ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पे जो साक्ष्य दिख रहे हैं, उस साक्ष्य के आधार पर निश्चित तौर पे बाबा के ऊपर कार्रवाई, मतलब जांच तो होनी चाहिए और सही तरीके से। मैं कह रहा हूँ जांच हो, देखिए जांच हो। मुझे अपने फेडरल सिस्टम में भरोसा है, उसी जांच में मैंने भरोसा किया, निर्दोष साबित हुआ। मैं ये नहीं कह रहा मुझे अपने फेडरल सिस्टम पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में यही कह रहा हूँ कि मात्र आरोप लगा देना किसी भी व्यक्ति के चरित्र को असोसिएट करने का कारण नहीं बनना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर उनके खिलाफ कुछ भी है, प्राइमा फेसाई सबूत है, आपको लगता है ये ऑफेंस हुआ है, ये आपके पास में पूरा एविडेंस है, बिल्कुल प्रोसिक्यूट करिए ना। कौन कह रहा है कि नहीं करना? करिश्मा जी भी धर्म गुरु है, वो भी कुछ कह रही है। रत्ना जी और माया जी आ रही हूँ मैं। करिश्मा जी ऑडियो। मेरा तो अजय गौतम जी से एक प्रश्न है, जो वो अपनी कहानी बता रहे हैं, मुझे उनसे हमदर्दी है कि उनके साथ इतनी परेशानियां आई हैं और उन्होंने इतनी परेशानियां झेली हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपके साथ इतनी परेशानियां आई तो आप फरार नहीं हुए। ये बाबा फरार है, इसकी नंबर प्लेट गायब है। ये बाबा इतनी महंगी गाड़ी रख के वॉल्वो लेकर के घूम रहा है और उसकी नंबर प्लेट भी गायब है, तो ये चीजें क्यों करने की जरूरत है? अगर बाबा ठीक है तो गिरफ्तार हो जाए, इसके वकील बचा लेंगे इसको। ठीक है, वही सांच को आज क्या वाली बात है, सांच को आज क्या वाली बात है? अगर ऐसा है तो क्यों फरार है? माया सिंह जी, देखिए बात बार बार गौतम जी आप एक बात कह रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, आरोप नहीं लग रहे हैं, उन बच्चियों ने सबूत पेश करा। देखिए आज भगवा के ऊपर कोई भी अगर आरोप लगता है तो पुलिस भी डरती है एकदम हाथ डालने से, जब तक कि उनके पास एक ऑथेंटिक सबूत नहीं है उसके आधार पर FIR हुई, और जिसके बहुत बड़ा जांच का विषय है, और ये ऑलरेडी जांच चल रही है और जांच साबित भी हुई है, क्योंकि उनके सबूतों के आधार पर इतने सारे केसेस दर्ज हुए, FIR दर्ज हुए। आपने कहा आपने अपने केस को फेडरल पे भरोसा रख के लड़ा और क्लीन चिट मिली। ऐसी इनको अगर ये क्लीन थे तो आए, सामना करें, फेडरल पे भरोसा दिखाएं, उन सबूतों को नकारें, उन सबूतों को नकारें, एक बच्ची को नकारे, 2 को नकारे, 17 को नकारे, लेकिन जो इतने सालों से अपनी हरकतें करते आ रहे हैं। मैं अभी भी शब्द बोलती हूँ, ये जो भगवा के अंदर शेल्टर ढूंढ लेते हैं ना अपराधी लोग, मुझे उससे अपनी सख्त निकले। हम सनातनी है, हम सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और उन पूछते हैं गुरुओं को भी, बहुत अच्छे गुरु भी हैं, लेकिन जैसा कौशिक जी ने कहा, हर सना भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। नहीं तो हम इतने सालों से जो इन वाले गुरुओं पर डिबेट कर रहे हैं वो नहीं होते, या फिर आपको अपने कानून पर भरोसा नहीं कि वो जेल में नहीं होते। आज बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, इनसे भी
ग्रुप रहे हैं जो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं और काट रहे हैं, जिनको आज के टाइम में कोई नहीं पूछता है। मतलब उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति हम जैसे लोगों की महिलाओं को साथ प्रवचन करके इकट्ठा कर ली। गौतम जी मानिएगा इस बात को, हजारों करोड़ की। थोड़ा गुरुओं की बातों का हम इस तरह से रोज आए दिन कहीं कहीं कुछ भी गुरु कुछ भी बोल देते हैं। अगर एक तो समझ, महिलाएं आजकल बड़ी सॉफ्ट टारगेट पे गुरुओं की। आप देखिए, गुरु भी छोड़िए, जिस संस्था में अगर बहुत सारी बच्चियां काम करती हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं हेड पुरुष लोग कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो बच्ची बड़ी हिम्मत जुटाती है उस तरह की समस्याओं को, अपनी संबंधित समस्याओं को बताने के लिए। तो सोचिए, अगर यहाँ तो 17 बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप अगर उन्होंने सबूत दिए हैं तो वो सबूत ऐसे तो नहीं है एआई जनरेटेड हो। बिल्कुल यही बात है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन बच्चियों ने जब यहाँ पर सबूत पेश किए हैं। मैं आ रही हूँ अजय जी, रत्ना जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। रत्ना जी, एक और बात यहाँ पर अजय जी ने कही थी कि इतना लंबा वक्त क्यों लगा अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, अगर इतने समय से प्रताड़ित या पीड़ित थी तो? देखिए अजय जी इस पूरे प्रकरण को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं, घटित हुआ है, लेकिन इसको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। यदि चैतन्यानंद सरस्वती निर्दोष हैं, तो उन्हें अपने ही इंस्टीट्यूट में लगे कैमरा का करना चाहिए, क्योंकि जब वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं तो उनमें निश्चित तौर पर वो सबूत भी दर्ज है। तो जो साक्ष्य है उन्हीं का अपने निर्दोष साबित करना चाहिए। मैं रत्ना जी आपको मैं दोबारा कनेक्ट करा रही हूँ, आपका ऑडियो क्लियर नहीं कनेक्ट हो रहा है, आपका मैं ऑडियो दोबारा कनेक्ट कराती हूँ। जब तक अजय जी का ही रुक कर रही हूँ, एक बार रत्ना जी को दोबारा कनेक्ट कीजिए, उनका ऑडियो का इशू है। अजय जी, आपने सबकी बातें एक एक करके सुनी। देखिए यही बात सबको बार बार हो रही है कि ठीक है, एक भावना ये अलग हो सकती है क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एक अलग रहा, लेकिन अगर ये बाबा गलत नहीं है तो फिर फरार क्यों है? आखिर कहाँ है ये बाबा? एक नहीं, दो नहीं, कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं और कई लोगों ने लगाए हैं। एक बच्ची ने नहीं, दो बच्ची ने नहीं, 17 बच्चियों ने एफआईआर दर्ज कराई है। और कई ऐसे हमने ऐसी शिकायतें सुनी, कई ऐसे मामले देखे, बच्चियां मन नहीं बना पाती कि आखिर वो शिकायत करेंगी, आखिर समाज उन्हें कैसे देखेगा, उनकी पढ़ाई बाधित होगी, घर पे पता चल जाएगा, वो वापस बुला लेंगे। कई बच्चियां अपना मुंह तक नहीं खोलती। आखिर इन 17 बच्चियों ने यहाँ तक हिम्मत जताई, तो जरा उनको भी तो थोड़ा सा समर्थन दीजिए, उनका भी तो कम से कम हौसला अफजाई कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए कि कम से कम उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, मैं किसी के क्राइम को यहाँ समर्थन नहीं दे रहा, मैं किसी के जुर्म को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं मठों की राजनीति से पिछले 30 से 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं जी। मुझे मठों में जब किसी को गद्दी से हटाना होता है या किसी के साथ क्या करना होता है और उसके अंदर क्या कॉन्स्पिरेसी होती है, हम लोग उस चीज से अवगत है। रही बात, देखिए वो 16-17 बच्चियां, मेरी हमदर्दी उन्हीं के साथ है, ये नहीं कि उनके साथ नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सभी लोग कह रहे हैं कि वो आए, वो जेल क्यों नहीं चले जाते? आप मुझे एक बात बताइए, जेल जाना किसी के लिए बहुत सम्मान का विषय है। हर व्यक्ति को, अगर आज वो अपनी लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ ये गिल्टी है। ये जो बाबा है, मेरे को तो नाम भी नहीं याद क्या है, कौन है, चैतन्यानंद सरस्वती, अगर ये बाबा गिल्टी है तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इसको सजा दो, बिल्कुल इसको फांसी पे लटका दो, कोई नहीं रोकने वाला, कोई किसी के अपराध का समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं वास्तव में बता रहा हूँ आपको, इस कानून का, इस तरीके की चीजों का जो समाज में दुरुपयोग होता है, वास्तव में आपकी बात सही है, जो पीड़ित होता है उसके वो तो आवाज भी नहीं खोल पाता, उसको समाज की शर्म लज्जा बहुत सारी चीजें हैं जो उसको सामने फेस करनी पड़ती है। कोई ना कोई वजह रही होगी, मैं ये नहीं कह के चल रहा कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं वास्तव से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग, आपको पता जैन, एक जयपुर का बहुत बड़ा एक किस्सा है, जानते होंगे संजीव कौशिक साहब जी, कि एक जैन साधु के ऊपर इसी तरीके का उसकी शिष्या ने आरोप लगा दिया, अगले दिन उसने तेजाब पे के सुसाइड कर लिया था जैन साधु ने। क्यों? उसके लिए लगा कि मैं इस अपमानजनक स्थिति को झेलने से अच्छा है मैं सुसाइड कमिट कर लूं। बहुत बवाल हुआ था उसमें, ये आज से 8 से 10 साल पुराना किस्सा, कितने किस्से बताऊं मैं, सोइयो आपको केस स्टडी दे सकता हूं जहां सिर्फ लोगों ने इस चीज का सामना करने की बजाय उन्हें लगा कि नहीं यार इससे तो मौत अच्छी है। संजीव जी, देखिए अजय गौतम जी बात कह रहे हैं कि इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आते हैं, पिछले कुछ वक्त में देखा भी, जो अपने अधिकारों को लेकर एक तरह से गलत फायदा उठाते हैं और उसमें फिर एक तरह से उन बच्चियों को ढाल बनाकर या महिलाओं को ढाल बनाकर सीधे सीधे बदला लिया जाता है या फिर गद्दी से हटाने की साजिश होती है। क्या इस वाले मामले में भी आपको 1% भी ऐसी कोई गुंजाइश नजर आ रही है?
ना संत और साधु की परिभाषा क्या है, पहले ये तो जान ले हम। वो जैन बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम जी, हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने पी लिया था और वो चले गए। क्या एक संत के ऊपर कोई यदि आरोप लगा दिया जाए तो क्या उसके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है उस आरोप को झेलने की, उसको साफ सुथरा रखने की, या उसके बारे में सफाई देने की कि वो तेजाब पी के जान दे देगा? फिर काहे का संत हो, काहे का दिमाग उसका ठंडा, कौन सा ज्ञान? हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे तो फिर उस आरोप से बचने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, शिक्षित समाज में रहते हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, फिर अपने आप को खत्म कर देंगे। हम गुस्से में आ जाए, आपको 10 बातें कर दे, 10 गालियां दे दे, काहे का संत? हमारे ऊपर कोई आरोप लगे, गाली उठाए, भग लिए, हम काहे का संत? सब इसी समाज में रहना, इसी समाज ने आपको सम्मान दिया है ना, इसी समाज ने आपको सम्मान दिया है। वो जो गाड़ी के नंबर प्लेट तक चेंज कर दिए गए, वो एम्बेसी के नंबर प्लेट लगा के वो चलते थे, तो वो सारे फर्जी जो काम थे उनके वो सामने दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे वो अपना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वकील से नहीं मिल रहे होंगे, वकील महंगे वकील होंगे उनके पास, उनसे बातचीत भी कर रहे होंगे, वो सामने भी आएंगे। वाराणसी से विशाल, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? विशाल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो बताएं। लगता है विशाल तक आवाज नहीं पहुंच। हेलो। जी विशाल बोलिए। हाँ मैम, ये कह रहा हूँ कि बहुत देर से मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग, चाहे करिश्मा जी हैं, चाहे दूसरे भी आपके गेस्ट हैं, वो सब लोग बहुत सारी बातें इस बारे में बता रहे हैं। मुझे लगता है कि क्या कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है, जो बच्चे हैं, जो हमारे घरों से स्कूल जाते हैं, चाहे वो छात्र हैं, उनको भी इन चीज़ों को लेकर एडुकेट करना चाहिए कि किस तरह से लोग ट्रैप में फंसाते हैं और इन ट्रैप में नहीं पड़ना है, और इस ट्रैप से बचने के लिए क्या कुछ करें, वो हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। अगर ये जरूरत है तो किस तरह से इस जरूरत को पूरी की जाए, किस तरह से अपने बच्चे को ट्रेन करें कि इस तरह का ट्रैप जब आसपास दिखे तो उससे कैसे बच के निकले। ये आपने बहुत खूब बात कही विशाल, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरह के तो तमाम नियम हैं। हमने देखा कि जैसे ही जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद में बाकायदा फोन लाइन्स या महिला सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन और ये सारी चीजों को एक तरह से बनाने की कोशिश की गई। लेकिन करिश्मा कौशिक जी, क्या ऐसे किसी आश्रम वगैरह में भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है क्या? क्योंकि वर्किंग प्लेस को लेकर तो हम देखते हैं बाकायदा इस तरह की तमाम नीतियां हैं, लेकिन क्या ऐसे आश्रमों पर भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है? देखिए, व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जानकारी कम है। व्यवस्था होनी चाहिए और हर लड़की को केवल सिर्फ यहाँ नहीं कि आश्रमों में या स्कूल में, कॉलेजेस में इस चीज की देनी चाहिए जानकारी, माँ बाप को भी जानकारी लड़कियों को देनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, और सिर्फ लड़कियों को नहीं, इनफैक्ट लड़कों को भी देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हरेस लड़कियां नहीं होती, लड़के भी मोलेस्ट होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वो अपनी टीनेज में आता है, तो बच्चों को ये सारी चीजें खुल के बतानी चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो बच्चों को बचपन से ही पता होता है, मगर गलत वे में पता होता है। जिस तरह की रील्स वायरल होती है, ये जो भी चीजें हैं, वो गलत वे में पता होता है। अगर हम सही दिशा में बच्चों को गाइड करेंगे, तो बच्चे इन चीजों को लेकर के मुंह खोल पाएंगे और सही तरह से बता पाएंगे, और मोलेस्टेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो माँ बाप को ही ये स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए हर लिहाज से बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। को ही ये स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए हर लिहाज से बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरह से आश्रम में हुआ डर्टी गेम, और जो डर्टी पिक्चर सामने आई है उसमें एक जो मुख्य किरदार है वो चैत्यानंद बाबा, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं। मेरे साथ में एक और दर्शक इस दौरान जुड़ रखे हैं, फरीदाबाद से हैं सतीन, माफ कीजिए संजीव। स्वागत है प्रोग्राम में संजीव आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नैना जी, देखिए ये समझना पड़ेगा अभिभावकों को, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चियों को इन तथाकथित बाबाओं के यहाँ पे ना ले जाए। बाबाओं, सक्सेसिव बाबाओं के साथ आप जो अनुभव रहा है, आपने देखा है, क्योंकि हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो इतनी इनएडिक्वेट है इन लोगों को सजा देने के लिए, इसीलिए इनका कोई भय नहीं है। ये लोग और भी विभिन्न प्रकार के क्राइम्स करते हैं, दे आर लैंड ग्रैबर्स, और इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बहुत पावरफुल है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इनको हाथ डालने से डरती हैं। और कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए सबसे बड़ा सामाजिक प्रतिबंध ये होता है कि वो शिकायत करने के लिए आगे आना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस अभी हमें अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि संत कोई बिरला ही होता है जिसमें संत के गुण होते हैं, और उनको अंधाधुंध
इस फैन फॉलोइंग की वजह से फॉलो अप नहीं करना चाहिए। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए और बच्चों को प्रोटेक्ट ये बड़ी करना बात आपने चाहिए। कही है क्यों संजीव न्याय जी, क्योंकि व्यवस्था पहले इतनी के वक्त में inadequate जो है, उनको संतों की करने के लिए परिभाषा और थी वो राजनीतिक मौजूदा वक्त में आते आते बहुत ज्यादा अपभ्रंशित हो चुकी है, बहुत बदल चुकी है। रत्ना जी भी मेरे साथ में लगातार बनी हुई है। रत्ना जी, वही बात, ऐसे में भरोसा कमजोर हो रहा है। पिछले कुछ वक्त से आ रही तमाम मामलों को लेकर अब भरोसा कमजोर होता है, अभिभावकों का भी और बच्चियों का भी। अच्छी बात कही कि ये जो फैन फॉलोइंग इनकी होती है ये बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर बच्चियां, सामाजिक आर्थिक पक्ष उनका देखना जरूरी है। वो गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, शिकायत करने में पहले ही उन्हें घबराहट होती है, फिर भविष्य की चिंता होती है, अपनी पहचान का उजागरने का डर होता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जो घटनाएं हैं ये सिर्फ कुछ आश्रमों तक या फिर जो धार्मिक उससे जुड़े हुए जो शैक्षणिक संस्थान है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। अच्छे अच्छे संस्थानों में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जहां पर की बहुत ही प्रतिष्ठित पदों से रिटायर लोग जो है, जो पदस्थ थे और उन्होंने इस तरह की जो मॉलेस्टेशन की जो हरकतें वहां पर की, इसके बाद भी उनके ऊपर बहुत अधिक कार्रवाई नहीं की जा सकी। और यही जब कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद में लोगों के मन में नाराजगी होती है। निगरानी क्यों नहीं करते? समय समय पर शैक्षणिक संस्थाओं की निगरानी होनी चाहिए, बिल्कुल। आखिर सुझाव, ये चीजें सुधरेंगी कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। वक्त की कमी में चाहूंगी एक बार सभी गेस्ट जो है 20 से 30 सेकंड में अपनी बात करिएगा। अजय जी, आखिर ऐसी जो शिकायतें हैं उसमें सुधार कैसे होगा? कौन सच्चा कौन झूठा वो बात की बात होती है, लेकिन आखिर मॉनिटर करके इसमें सुधार कैसे होगा? मॉनिटर की बात नहीं है। देखिए इंडिया में तो क्या है, आप पहले किसी की भी एफआईआर लिखवा दीजिए। पड़ोसी का पार्किंग पे झगड़ा होता है तो भी वो लिखवा देते हैं, जिसने मेरी वाइफ को छेड़ दिया वो 300 509 354 का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। होता है नहीं होता, पूछ लीजिए कौशिक साहब से ही। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। लेकिन एक तरफ संजीव जी, एक तरफ ये भी शिकायत हम देख सुनते रहे कि भाई पुलिस में जाओ वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। संजीव जी, नहीं लड़ाई पार्किंग की होती है, लेकिन वो पहुंच कहाँ जाती है? वो पहुंच जाती है महिलाओं के कपड़ों तक। जो इजी टारगेट है, किसी को खत्म करना है तो आप उसका चरित्र को खत्म कर दीजिए, व्यक्ति खत्म, वो लड़ता रहेगा। संजीव जी, फिर करिश्मा जी और माया जी भी। नैना, समाज में इस तरह के कुछ मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है, बगल में है, आसपास में है, पूरे जगह पे भरे पड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक 3 धारी लगाए, सनातनी धारी लगाए, चंदन लगाए, गेरुआ वस्त्रधारी, गले में रुद्राक्ष का माला पहना व्यक्ति यदि इस तरह की हरकतों में शामिल होता है तो हमारे लिए सर नीचे झुक जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे सामने एक और धर्म है जिसके बारे में लगातार हम बहुत ज्यादा तीखे तेवर उसके साथ रखते हैं कि तुम्हारे धर्म में इस तरह की गलतियां होती है। लेकिन जब हमारे अंदर से भी इस तरह की गलतियां निकलती है और ऐसे लोग निकलते हैं तो ये बेहद पीड़ाजनक होता है। मुझे लगता है कि जितने सनातनी लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग मुखर होकर कहें कि यदि ये गलती है, इसकी गलती मिलनी चाहिए, और गलती नहीं है यदि इसकी तो पाक साहब बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। करिश्मा जी, देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से किसी विषय पे बात करी थी और मैं आज भी यही बात करूंगी कि सनातनी लोगों को एक लॉ पास करवाना चाहिए, पीआईएल फाइल करनी चाहिए, बेयर एक्ट होना चाहिए, जिसमें कि जो सनातन का अपमान करे, जो भगवा का अपमान करे, उसको भी सजा हो। और ऐसे पाखंडियों को जो सनातन का अपमान करते हैं, भगवा का अपमान करते हैं, उनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक दो की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा सुसाइड करते हैं या लोग सुसाइड करते हैं जिन पे आदमियों पे जिन पे आरोप लगता है। ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने सुसाइड करा है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनको यही बोला गया कि आप आरोप लगा रही हैं जबरदस्ती। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। माया सिंह जी का लास्ट रिएक्शन। माया सिंह जी प्लीज थोड़ा जल्दी। देखिए, ये पुरानी प्रवृत्ति है नैना, साधु संत समाज की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन पुरानी प्रथा है देवदासियों की। तो इनकी वो उस स्थिति, महिलाओं की जो ये जो प्रवचन देते हैं, इनकी नजरों में बहुत अच्छी नहीं होती। देखिए, ये जिस सनातन धर्म की आड़ लेके जिस तरह के कुकर्म करते हैं, ये ज्यादातर करते हैं और कुछ लोग फंसते हैं। आप ये देखिए, अभी किसी सज्जन ने बोला कि लैंड ग्रैबर होते हैं, ये लैंड ग्रैबर होते हैं, इनको जमा हजारों करोड़ की संपत्ति इन पे इकट्ठा हो जाती है और उसके बावजूद इतनी फैला, इनको ये समाज के देखिए उदाहरण होते हैं, आइडियल होते हैं। और जब इस तरह की घटना करते हैं तो हम जैसे लोग मानसिक रूप से बहुत दुखी होता है और सबसे आरोपित भी होता है और आक्रोशित ये होते हैं कि हम इनको फॉलो करते हैं, हमारे जनरेशन इनको फॉलो करती है। लेकिन इनकी जो जबान होती है, जो इनके कृत्य होते हैं, वो सबसे खतरनाक चीजें होती हैं आज के समय में समाज में। अजय गौतम जी बार बार उसको कह रहे हैं आरोप लगना चाहिए, आरोप लगना चाहिए। ये हमारे देश का जो पुलिस है, जो आप कानून व्यवस्था है, क्या वो फ्रॉड
या क्या वो लोगों को उठा के ऐसे जेल में डाल लेकिन सकती माया है सिंह बगैर जी, सबूत के? बात तो मुझे बार बार, हालांकि वक्त की कमी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात जरूर है, पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि आपको बार बार ये संकेत मिलते हैं कि आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं कीजिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी बच्ची को अगर आपने या आपने अपने बच्चे को किसी की शरण में दिया है तो जरा उसकी भी बात को आप समझिए। कई बार वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि उनका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक और बात यह कि सिर्फ सर पे त्रिपुंड या तिलक लगाए हुए, भगवा धारण करे हुए या गले में माला पहने हुए हर व्यक्ति संत नहीं होता। वो आचरण वाइज संत कैसा है वो जरूर समझने की जरूरत है।